गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे? इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म। ठीक है, तो वही डायग्राम है, बिल्कुल वही तरीका है। ये हमारी क्या रहेगी? डायग्राम मैंने पहले बना दिया, एक बार थोड़ा टाइम बच जाए अपना। ये हमारी है ट्रांसमिटेड लाइट। ठीक है, तो अब बस इंटरफेरेंस देखना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा? पथांतर निकालना है तरंग 1 और 2 के बीच। ठीक है, तो पथांतर निकालने डायग्राम तो बिल्कुल ही सिंपल वही है। ये आपका टी मोटाई है, ये म्यू अपवर्तनांक है, ये इधर एयर है जिसका म्यू क्या है 1 है। अब पथांतर कैसे निकालोगे? सीधा सा तरीका है, आप क्या करोगे, यहाँ से इस पर एक लंब डालोगे। ठीक है, नामकरण देता हूँ A B C D, ये E, ये F। अब वापस वही एंगल फाइंड करना है। ठीक है ना, ये एंगल तो सब आपको पता ही थे R है। अब ये अगर R है पूरा इस तरह से, तो ये भी क्या होगा? R होगा। और ये R है तो ये इंसिडेंट एक तरह से, और यहाँ से क्या रिफ्लेक्टेड हो रही है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वो भी क्या होगा? बराबर होगा। ये आपका R, ये I हो जाएगा। ये I है तो ये 90 माइनस I, तो ये भी I हो जाएगा। वेरी सिंपल एंगल है, आप आराम से चेक कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स आप सब जानते हो। ये सारे एंगल हो गए। अब मैं सीधा लिखता हूँ, क्या लिखूंगा? पारगमित तरंग 1 व 2 में पथांतर, वो क्या होगा? डेल्टा। वो हम कैसे लिखेंगे? डेल्टा क्या होगा? देखो, ये जो बिंदु है, ये बिंदु आपका और ये बिंदु, इन दोनों E और F के बाद तो क्या है? दोनों तरंगे एक साथ बढ़ रही है, तो एक्स्ट्रा पद क्या हो जाएगा? हम बात करेंगे, देखो यहाँ से पारगमन कहाँ से हो रहा है? इस बिंदु से हो रहा है और इस बिंदु से हो रहा है। तो जब पहली तरंग, ये तरंग तो क्या हो गई? आपकी सीधी निकल गई पहली तरंग, तो यहाँ से। दूसरी तरंग क्या हो गई? पहले यहाँ से यहाँ चलेगी, फिर यहाँ से यहाँ आएगी और फिर आगे बढ़ेगी। तो सिंपल वही तरीका है कि जब दूसरी तरंग BC होते हुए E तक आएगी, तब तक पहली तरंग भी क्या होगी? F तक पहुंच चुकी होगी। तो जो पथांतर आप लिखोगे तो कैसे लिखोगे? पथांतर लिखोगे BC प्लस CE माइनस BF, BC प्लस CE माइनस EF। ठीक है ना, क्योंकि दूसरी तरंग जब इतनी दूरी तय करेगी तब तक पहली तरंग भी क्या होगी? इतनी दूरी तय कर चुकी होगी। और फिर वापस वही, चूंकि BC और EF क्या है? म्यू माध्यम में गमन कर रही है, तो आपको इसके साथ म्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। EF तो क्या है? EF तो आपके, सॉरी BF है, EF नहीं है, BF, करेक्शन कर लीजिएगा, BF के लिए तो म्यू 1 ही है। तो पथांतर आपने कैसे लिख दिया? म्यू इंटू BC प्लस CE माइनस BF। आपको पता चल गया होगा इस तरह से। पहली और दूसरी ये इतनी चल गई, तब तक ये इतना चल चुकी है, यहाँ से दोनों आगे बराबर चल रही है, तो जो पथांतर होगा वो म्यू इंटू BC प्लस CE अपॉन माइनस BF। अब बस सिंपल है, ये ट्राइंगल लेकर के आपको इनके मान निकालने हैं और ये ट्राइंगल लेकर के आपको इनके मान निकालने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल ही कर लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइंगल आप ले लीजिए एक बार, BCD से आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है BC निकालना है। ज्ञात आपको क्या है? CD है, तो BC अपॉन CD, ये लीजिए BC अपॉन CD। तो BC अपॉन CD क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार, तो ये हो गया आपके सेक R। तो BC आपके क्या आ गया? T सेक R। उसी प्रकार से आपको एक बार BD भी फाइंड कर लीजिए। तो BD क्या हो जाएगा आपका? BD है लंब और ये है आधार, तो लंब बटा आधार क्या होता है आपका? tan R। तो मैं सिंपल सा सीधा लिख देता हूं, BD इज इक्वल टू T tan R। उसी प्रकार से आप ट्राइंगल क्या लोगे? ये वाला लोगे, बिल्कुल सिंपल वही मैथमेटिक्स है, बस मैं कर रहा हूं। DCE, ट्राइंगल DCE में आपको निकालना क्या है? CE निकालना है, तो ये लीजिए CE अपॉन CD, वो क्या हो जाएगा? वही वापस सेक R होगा, क्योंकि कर्ण बटा आधार। तो CE क्या हो जाएगा आपका? T सेक R। उसी प्रकार से DE क्या हो जाएगा? DE अपॉन CD, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है आपका tan, तो ये हो जाएगा आपका सिंपली जो DE है वो हो जाएगा T tan R। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला, कौन सा? BEF। ये लीजिए ट्राइंगल BEF से आपको क्या निकालना है? आपको तो चाहिए BF चाहिए, तो BF है आपका लंब, क्योंकि एंगल के सामने वाला लंब, और आपको ज्ञात है ये कर्ण, लंब के सामने कर्ण। तो ये क्या हो? BD प्लस DE, तो ये हो जाएगा आपका BF अपॉन BE, और ये हो जाएगा आपका साइन I, क्योंकि एंगल क्या है? I है। सेम वो का वो, ये कुछ भी अंतर नहीं, बस मैथमेटिक्स है, बिल्कुल सेम ही आंसर आएगा, कोई अंतर नहीं है।
तो यहाँ से बी एफ क्या हो जाएगा आपका, बी क्या है बी डी प्लस डी, तो ये हो जाएगा 2t tan r sin i। तो बस अभी सब मान निकल गए, इन सब मानों को हम यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो देखो बी सी और सी का मान क्या हो जाएगा, t sec r, तो 2t sec r और ये हो जाएगा माइनस 2t tan r sin i। मैं इन सबको साफ कर देता हूँ और लिख देता हूँ सीधा, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका डेल्टा इजिकल टू म्यू 2t sec r माइनस 2t tan r sin i। वापिस वही स्नेल का नियम क्या था आपको पता है, म्यू इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और इस सेक आर को कॉस आर लिखोगे, ये लीजिए 2 म्यू टी कॉमन, सॉरी 2 म्यू टी, ये हो जाएगा आपका कॉस आर माइनस 2t, ये साइन आर अपॉन कॉस आर, और ये हो जाएगा म्यू साइन आर। तो ये क्या हो गया आपका 2 म्यू टी अपॉन कॉस आर कॉमन आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर आर आपका क्या होता है कॉस आर, तो एक कॉस से एक कॉस आर कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा डेल्टा इजिकल टू 2 म्यू टी कॉस आर। ये आपके क्या आ गया पारगमित तरंग 1 और 2 में पथांतर। अब यहाँ पाई चेंज वाला कोई फैक्टर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि देखो परावर्तन कहाँ पर हो रहा है, परावर्तन हो रहा है केवल इस बिंदु पर, इस बिंदु पर ही तो हो रहा है, बाकी तो आगे पारगमन है पूरा। तो इस बिंदु पर परावर्तन हो रहा है, तो ये बिंदु कैसा है, ये बिंदु नो पाई चेंज वाला है। क्यों, क्योंकि ऊपर है म्यू इजिकल टू 1.5 और नीचे है 1, तो ये सघन से विरल माध्यम में आ रही है, विरल से सघन में नहीं जा रही है। कहां से आ रही है, सघन से विरल में आ रही है, यानी जिस पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है वो कैसे माध्यम का पृष्ठ है, विरल माध्यम का पृष्ठ है। इसलिए इस बिंदु पर आप क्या लिख सकते हो, नो पाई चेंज। तो इसलिए पथांतर में आपको कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएगी। तो ये जो पथांतर निकाला है वही क्या है, इफेक्टिव पथांतर है तरंग 1 और 2 में। तो ये हमने क्या निकाल लिया, पारगमित तरंग 1 और 2 में पथांतर। बस, तो आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें क्या करना है, पथांतर आपको एक दफा पता चल गया तो आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें लिखनी है। तो चलो एक और पथांतर यहाँ लिख देता हूँ, 2 म्यू टी कॉस आर। अब हम अगला करते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए, ये लीजिए संपोषी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में आपको पता है पथांतर किसके बराबर होता है, डेल्टा इजिकल होता है एन लैम्बडा, या एन होता है 0 1 2 इस तरह से। तो ये लीजिए 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू एन लैम्बडा। ये आ गया आपके किसमें, संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त आ गई। अब हम आगे देखते हैं, मैं स्पीडली कर रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं है, बिना टाइम वेस्ट किए बिल्कुल सीधा सीधा कर रहे हैं, ठीक है ना। आप आराम से, बिल्कुल सिंपल है। विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, डेल्टा इजिकल टू डेल्टा इजिकल टू एन माइनस हाफ लैम्बडा, या एन इजिकल टू 1 2 3 इस तरह से होता है। तो ये लीजिए 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू एन माइनस हाफ लैम्बडा। तो ये आपकी किसी कंडीशन आ गई, विनाशी व्यतिकरण की आ गई। अब देखिए आप, तो ये हमारा जो पूरा टॉपिक था इंटरफेरेंस ड्यू टू ट्रांसमिटेड लाइट इन थिन फिल्म, तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। इस तरह से आपको डायग्राम बनाना है, ये सारे एंगल आपको पता करने हैं, फिर पथांतर निकालना है, और पथांतर को आपको क्या करना है, संपोषी विनाशी व्यतिकरण की शर्तों के अनुरूप मान रखना है, और आपकी ये 2 कंडीशंस आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बड़ा क्वेश्चन, अलग अलग ही पूछते हैं, पूरा इस तरह से एक साथ तो पूछेंगे नहीं, अलग अलग पूछते हैं कि किसी पतली फिल्म के लिए परावर्तित तरंगों में व्यतिकरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए, तो आपको पूरा वो करना है। किसी पतली फिल्म के लिए पारगमित तरंगों में व्यतिकरण की विवेचना कीजिए, तो आपको इस तरह से पूरा करना है। फिर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पतली फिल्म के लिए जो आपको परावर्तित तथा पारगमित तरंगों के लिए व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है वह एक दूसरे के पूरक होते हैं। याद कीजिए मैंने शब्द क्या बोला है, पतली फिल्मों के लिए जो परावर्तित तरंगों में और पारगमित तरंगों में जो व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होते हैं वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अब वो कैसे होते हैं उस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, मैं बता देता हूं आपको। मैंने जो शब्द बोला है ना उस लाइन को हम लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी। एक छोटा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, छोटा क्या है हिसाब से तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही वही है, क्योंकि उसमें आपको क्या है, परावर्तित और पारगमित दोनों के लिए कंडीशन फाइंड करनी है। मैंने क्या बोला है, एक लाइन बोली है, लिखना ज्यादा जरूरी है, पतली फिल्मों या फिल्मों क्या सॉरी फिल्म लिख देते हैं, पतली
फिल्म के लिए परावर्तित तथा पारगमित तरंगों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर पूरक होते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछ जाता है। सिद्ध कीजिए कि पतली फिल्मों के लिए परावर्तित तथा पारगमित तरंगों के लिए तरंगों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर पूरक होते हैं। अब इस पूरक का क्या मतलब है मैं आपको समझाता हूं। ये दोनों कंडीशन आपने किसके लिए लिखी है? पारगमित तरंगों के लिए संपोषित विनाशी व्यतिकरण की शर्तें लिखी है। अब इससे थोड़ी देर पहले जो हमने एक डेरिवेशन फाइंड किया था किसके लिए? परावर्तित, आप देखिएगा आराम से, परावर्तित तरंग के लिए, वहां पर भी हमने पथांतर निकाला था और संपोषित विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें निकाली थी। वो कैसे निकाली थी आप इस चीज को देखिए। परावर्तित तरंग के लिए हमारे संपोषी व्यतिकरण क्या आया था? संपोषी व्यतिकरण, उसमें जो शर्त आई थी वो हमारे क्या आई थी? 2 म्यू टी कॉस आर और इजिकल टू n प्लस हाफ लैम्बडा। और विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या आई थी? विनाशी व्यतिकरण इसके लिए क्या आई थी? और यहां पर आपके n क्या था? n था 0 1 2 3। n को भी n हमेशा साथ में नोट करते रहिए आप। विनाशी व्यतिकरण के लिए आई थी 2 म्यू टी कॉस आर इजिकल टू n लैम्बडा, ठीक है। तो अब देखिए, जब परावर्तित तरंग के लिए आपको संपोषी व्यतिकरण क्या मिल रहा है? ये कंडीशन मिल रही है। और ये किसके लिए है? पारगमित तरंग के लिए। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? ये जो दो कंडीशन है आपकी, ये वाली पूरी, ये किसके लिए है? पारगमित तरंग के लिए है। तो देखिए पारगमित तरंग, अब ये n प्लस हाफ और n माइनस हाफ में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर n 0 है। अगर आप n इजिकल टू 1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? n इजिकल टू 1 तो यहाँ पर माइनस का फैक्टर आ जाएगा, क्योंकि n 0 रखोगे तो पहला पद क्या आएगा? हाफ लैम्बडा, या n 1 रखोगे तो पहला पद क्या आएगा? हाफ लैम्बडा। n इजिकल टू 1 रखोगे तो दूसरा पद क्या आएगा? 3/2 लैम्बडा, या n इजिकल टू 2 रखोगे दूसरा पद क्या आएगा? 3/2 लैम्बडा। n में कोई अंतर नहीं है, यानी ये और ये दोनों क्या बराबर एकदम सेम है। तो अब सेम देखो कि जो कंडीशन आपको परावर्तित तरंग के लिए संपोषी व्यतिकरण में मिल रही है, वही कंडीशन आपको पारगमित तरंग के लिए विनाशी व्यतिकरण में मिल रही है। और ठीक उसी प्रकार जो कंडीशन आपको परावर्तित तरंग के लिए विनाशी व्यतिकरण में मिल रही है, वही कंडीशन आपको पारगमित तरंग के लिए संपोषी व्यतिकरण में मिल रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक हैं, कि जब परावर्तित तरंग में जहां जिन जिन बिंदुओं पर आपके संपोषी व्यतिकरण होगा, ठीक उसी समय या उन्हीं बिंदुओं पर पारगमित तरंग के लिए क्या हो जाएगा? विनाशी व्यतिकरण। और जिन बिंदुओं के लिए परावर्तित तरंग में विनाशी व्यतिकरण होगा, उन बिंदुओं के लिए पारगमित तरंग में संपोषी व्यतिकरण हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसको दिखाना है। और ये एक तरह से ऊर्जा संरक्षण के नियम पर ही आधारित है, क्योंकि जब एक में संपोषी व्यतिकरण हो रहा है यानी ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, तो उसी क्षण क्या हो जाएगा? दूसरी तरंग में विनाशी व्यतिकरण होगा तो ऊर्जा का मान घट जाएगा। तो रिजल्टेंट जो एनर्जी होगी वो क्या रह जाएगी? कंजर्व रह जाएगी। तो ये आप इस लाइन को जो मैंने लिखा था समझ गए होंगे आप। इसी तरह से करना है, जब ये क्वेश्चन आए तो दोनों को पूरा निकालना है। फिर एक तरफ आप परावर्तित तरंग के लिए इन दोनों कंडीशन को लिखिए, फिर एक दूसरी साइड आप क्या लिखिए? पारगमित तरंग के लिए दोनों कंडीशन लिखिए, और फिर निष्कर्ष लिखिए। आप निष्कर्ष कैसे लिखोगे? उपरोक्त से स्पष्ट है कि परावर्तित तरंग के लिए संपोषी व्यतिकरण जिन कंडीशन से प्राप्त होता है, उसी स्थिति में पारगमित तरंग में आपको विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, और परावर्तित तरंग के लिए जिन स्थितियों में विनाशी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है, उन्हीं स्थितियों में पारगमित तरंग के लिए संपोषी व्यतिकरण प्राप्त हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि पतली फिल्म के लिए परावर्तित तथा पारगमित तरंगों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप परस्पर पूरक होते हैं, और यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के भी अनुरूप है। तो इस तरह से ये एक टॉपिक था जो हमारा कंप्लीट हो गया। मेरे हिसाब से 3-4 लेक्चर हो गए। तो ये पूरा टॉपिक है आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, जब आप 3-4 लेक्चर पूरे सुन लोगे तब आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। हमने एक एक चीज को बिल्कुल बोर्ड पर लिख करके किया है, तो बिल्कुल ये क्लासरूम की तरह ही आपके टॉपिक चला। अब हम नेक्स्ट टॉपिक अगले लेक्चर में देखेंगे। इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।